हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास और चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस किस टाइप से अपन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि मोलरिटी ना और मोल फ्रैक्शन, ये तीन बातें की थी। तो अच्छे से पहले वाला वीडियो वॉच करें, फिर इस वीडियो पर आए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। पहले आप लास्ट वीडियो वॉच करें फिर इसको देखें, ताकि हर एक बैक टू बैक कॉन्सेप्ट ले हो सके। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं नॉर्मलिटी। ये भी कि एक तरीका होता है जिससे अपन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लाइक दैट n/20 का सॉल्यूशन, n/5 का 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, n/100 का सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं, राइट। अब होता क्या नॉर्मलिटी? n इज इक्वल टू, it is gram equivalent weight present in volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। वहाँ पे क्या था अपन ने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पर है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये एक नया टर्म है, राइट। वहाँ पर मोल था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। अब ये क्या होता है, पहले अपन थोड़ा इसको और इसके अंदर डीप जाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जिसको अपन EQ भी कहते हैं, इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं इसको। इक्विवेलेंट मास ही रहेगा, इक्विवेलेंट मास मल्टीपल वॉल्यूम, राइट। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर मल्टीपल 1000, ये बात कॉमन चीज़ है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यहाँ पर गाड़ी फंस जाती है। ये तो ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये क्या होता है, ये डिफरेंट है। जैसे आपने मोलर मास पढ़ा था, ठीक है, तो मोलर मास, फॉर्मूला मास, वैसे वैसे इक्विवेलेंट मास भी होता है, राइट। बट इसको फाइंड करने के, हर एक कंपाउंड के अलग अलग होता है। इसको कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मोलर मास तरह ये इक्विवेलेंट मास ही है, लेकिन कुछ कंपाउंड के लिए कुछ अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl की बात करें तो HCl का कितना होता है? 36.5 होता है ना, मोलर मास। ठीक है, तो वैसे वैसे इक्विवेलेंट मास भी 36.5 ही आएगा। वैसे वैसे डिफरेंट कंपाउंड के लिए ये इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके एन फैक्टर के ऊपर। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या होता है, मैं पहले थोड़ा साइड में कुछ बात लिख रहा हूँ। एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल व्हाट? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास के बारे में बता रहा हूं कि होता है क्या है। अगर आप मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, अब एन फैक्टर एक अलग प्रॉब्लम है, ये हर एक डिफरेंट टाइप के केमिकल के लिए अलग अलग होता है ना। लाइक दैट अगर अपन एसिड के लिए बात करते हैं, एसिड, फॉर एसिड इट इज व्हाट? जो भी उनका मोलर मास है उसको डिवाइड कर दो उसकी बेसिटी से। मोलर मास अपॉन बेसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये क्या होती है कि जो बेसिटी मतलब क्या होता है कि कोई एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कितने हुआ चाहिए, या फिर ये कि वो कितने H+ आयन दे रहा है। इसको आप संबंध लेकर कैसे समझोगे कि कोई एसिड है वो कितने H+ आयन दे रहा है ना। लाइक दैट अगर अपन बात करते हैं HCl तो 1 H+ आयन दे रहा है, तो उसे क्या हो जाएगा? 1 होगा। अगर बात करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो वो 2 H+ निकालता है, तो उसकी कितनी बेसिटी है? 2।
ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जितने H+आयन निकल रहे हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है ना। तो H3PO4 वो 3 निकाल सकता है, तो 3 उसकी बेसिसिटी है ना। मोलर मास ऑफ HCl एग्जाम्पल ले रहा हूँ साथ में, HCl या फिर H2SO4 दैट इज कितना होता है इसका 32 और 64 और 2 66 8 और 9 98, ठीक है। अपॉन ये 2H+ आयन निकालता तो इसका कितना हो गया 2 अपॉन 2 कर दो, कितना आएगा 46, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 हो जाएगा, क्लियर। तो H2SO4 कितना इक्विवेलेंट मास है 49। अगर मैं कहता हूँ बेस के लिए, फॉर बेस वही मोलर मास अपॉन एसिडिटी, कितना वो OH आयन निकालता है दैट इज इट्स एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया फॉर एग्जांपल NaOH कितना हो गया, एक निकालता है OH तो 40/1 दैट इज 40 रहेगा, ठीक है। तो साथ में एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं डिफरेंट टाइप के केमिकल की बात कर रहा हूँ। अगर अपन बात करते हैं सॉल्ट की, सॉल्ट के लिए क्या होता है, सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन कैटायन और एनायन है ना। एन फट कितना होता है मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन कैटायन और एनायन है ना। मैंने कहा था कि सॉल्ट में 2 होते हैं पार्ट्स, एक तो होता है कैटायन एक होता है एनायन, ठीक है। तो मोलर मास को डिवाइड कर दो कोई भी एक, या तो कैटायन का चार्ज या फिर एन का चार्ज है ना, लाइक दैट। अगर मैं कहता हूं Na2CO3 इसका कितना होता है इक्विवेलेंट मास, तो कितना हो गया इसका 22 46 प्लस 12 48 16 8 9 और 10 106 हो गया इसका। तो 106 इसका मोलर मास है इसका। अब या तो चार्ज आप इसका लो Na का और या फिर चार्ज लो इसका CO3 का, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज को सर को एक टोटल चार्ज राइट। अब यहाँ पर Na+ और CO3 कितना होता है 2-, लेकिन Na कितने यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 2+, कितना होगा 2+, तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप एनायन का चार्ज ले रहे हो है ना, तो कितना होता है CO3 2-, तो भी 2 से डिवाइड करना पड़ता है, बात एक ही है ना। तो कोई भी एक चार्ज ले लो, डिवाइड करने में कितना आता है 2 5 10 और 2 3 जा 6, तो 53 हो गया। अब कुल मिला के आपने सॉल्ट एसिड बेस इन सब के इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं फाइंड कर लिया। कोई डाउट? अगर मैं कहता हूं कोई आइटम है ना, आइटम का सपोज अगर Na है, इसका कितना इक्विवेलेंट मास है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले इक्विवेलेंट मास क्लियर करो फिर वापस क्या आऊँगा मैं, राइट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम वो क्या होगा, एटॉमिक मास है एटम का अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी है ना। वैलेंसी मतलब कितना उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंसी कितने वो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर कंबाइन हो रहा है ना, लाइक दैट। Na है ना, Na कितना है इलेक्ट्रॉन मास, इसका होता है 23 अपॉन इसकी वैलेंसी, मतलब कितना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है, तो ये एक देता है ना, तो 1 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा इसका 23। तो एग्जाम्पल सब बता रहा हूँ, हर एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई अगर एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या ले रहा है, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका जो मोलर मास है अपॉन कर देंगे अपन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, राइट। तो सेम बात ही एक तरह से। तो फिलहाल ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास से कैसे डिफरेंट है, मोलर मास अगर आप डिवाइड करते हैं n फैक्टर से तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और वो डिफरेंट टाइप के केमिकल के लिए अलग अलग होता है, राइट। अब वापस अपन इस पे आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम और वेट अपॉन सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, ये तो क्या फॉर्मूला है इसका।
N इज इक्वल टू W अपॉन ई क्यू, वॉल्यूम है, ऊपर मल्टीपल 1000, ये इसका हो गया फॉर्मूला, है ना। और करना एक्सप्रेस को, और W अपॉन मोलर मास मल्टीपल वॉल्यूम 1000 और ऊपर कर दो आप n फैक्टर, इसको और खोल दिया, ठीक है, होता ना, अपॉन ये वाला तो लिख दिया मैंने। तो कुल मिला के क्या होता है नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास या वेट ग्राम इक्विवेलेंट मास को या वेट, है ना, वेट ये की बात है, वेट लिख दो, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called normality। ठीक है, अब बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर वॉल्यूम टर्म आ रखा है तो इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जहां पर भी वॉल्यूम आ गया तो इट मीन्स वो टेम्परेचर डिपेंड है, राइट। तो इतना बता रहा हूं, फिर आगे और बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के नॉर्मल सॉल्यूशन, देखो इधर डिफरेंट टाइप के नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर आप n/2 होता है उसे अपन बोलते हैं सेमी नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सेमी नॉर्मल। जैसे अपने मोलरिटी केस लिया था वैसे इधर भी है, वहाँ पर था सेमी मोलर, यहाँ पे है सेमी नॉर्मल। अगर n/5 है तो इसे बोलते हैं पेंटी नॉर्मल, राइट। अगर 5n है इसे बोलते हैं पेंटा नॉर्मल, है ना। अगर n/100 है या n/10 है तो उसे बोलते हैं डेसी नॉर्मल। n/100 इट मीन्स इट इज सेंटी नॉर्मल। n/1000 इसको बोलते हैं मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल। ठीक है, तो हर एक चीज क्लियर हो गई। तो साइड में ये भी बता लो आप किस किस टाइप के नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं। अब n/2 मतलब कितना है? 0.5, ये हुआ ना। n/2 मतलब कितना हो गया? 1/2, तो 0.5 हो गया, राइट। n/5 मीन्स कितना हो गया? डिवाइड कर दो, 1/5 कर दो, कितना आता है? ठीक है, तो इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए, क्लियर। तो ये पूरा उतार लो बोर्ड, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो रफ करें। ओके, इतना हो गया। रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, क्लियर। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसका एक। मेक n/2 solution of sodium carbonate in 250 ml solution। ठीक है, आपको n/2 सॉल्यूशन बनाना है। इसका मतलब क्या है? 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है आपको, है ना। 250 ml होना चाहिए इसका। ठीक, तो कितना वेट लोगे? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? इट इज सॉलिड। ये एक सोडियम कार्बोनेट पड़ा है, इट इज सॉलिड, है ना। तो यहाँ पर आपको इसका इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ऊपर n फैक्टर हो गया मल्टीपल 1000 और नीचे हो गया वॉल्यूम। ये होता है फॉर्मूला, क्लियर। तो वेट कितना लोगे? आपको n दे रखा है 1/2 यानी कि 0.5। वेट कितना लोगे इसका? n फैक्टर कितना है इसका? इसका मोलर मास कितना है?
तो यहाँ पर मैंने अभी निकाल सिखाया था आपको कितना होता है इसका फैक्टर 2 दिख रहा है आपको, तो 2 लगा दिया, मल्टीपल 1000, वॉल्यूम में इसका 250 दे रखा है, इतना बढ़ाना आपको रिक्वायर है ना। मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास 106, 23 अभी जस्ट निकाला था भूल गए, 20, 46, 12, 48, 6, 106, ठीक है। तो 106। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका कितना वेट लोगे वो आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, वेट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीपल 106 मल्टीपल 250 अपॉन 2 मल्टीपल 1000, क्लियर। ओके, तो ये हो गया, 4 टाइम चला गया और कट रहा है कुछ और, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 4 16, हाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, बहुत बदमाश है, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 5 और 2 3, अब ठीक है। अब ऊपर बच रहा है 5 15 2 6.5, है ना, 5 15 50 25 और 26, ठीक है। अपॉन नीचे बच रहा है 4, क्लियर। तो कितना आएगा, 6 टाइम 6.6 समथिंग आएगा, क्लियर। तो ये हो गया इसका वेट, इतना आप इतना ग्राम आप वेट लोगे इसका, राइट। अब पहले आप इसको इतना वेट कर लोगे, वेट करने के बाद में थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करोगे, उसके बाद इसको 250 ml तक लेके आना है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मेक n बाई, इस बार आप लोगे 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन बाय यूजिंग 0.1 नॉर्मल, ऐसा देखो 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml solution by using 36.5% HCl stock solution। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगर सॉलिड है उसको अगर अपन को चेंज करना नॉर्मल सॉल्यूशन में तो बहुत इजी है, वहाँ पर अपन वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, इन द केस ऑफ डाइल्यूशन, मैंने कहा था कि मोलैरिटी केस के अंदर अपन यूज़ करते हैं फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर भी अपन को N1V1 इज इक्वल टू N2V2 यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो सेम वही चीज़ है, N1V1 और N2V2 यूज करना फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये दे क्या रखा है, इट इज 36.5% HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तो नॉमिनेटी दे रखी है ना, तो हाउ विल फाइंड द नॉमिनेटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना % प्योर है, ठीक है। तो इसकी नॉमिनेटी फाइंड कैसे करोगे, स्टॉक सॉल्यूशन की नॉमिनेटी फाइंड कैसे करनी है। स्टॉक सॉल्यूशन 36.5% दे रखा है, ठीक है। इसमें एक और चीज गिवन है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HCl दैट इज 1.18 ग्राम पर ml क्यूब, ठीक है। ग्राम पर ml, ठीक है, ये की बात है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको HCl की, और इससे आपको पहले नॉर्मलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, कितना नॉर्मल है ये
जो गिवन सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो गिवन सॉल्यूशन है HCl दैट इज 36.5%, इसका मतलब क्या हुआ इसका? इट मीन्स 1 लीटर के अंदर 360 ml HCl है, या फिर 1000 ml के अंदर 360 ml के आपके 365 ml के आपके HCl सॉल्यूशन है। ये मतलब इसका 36.5%, या फिर क्या कि 100 ml के अंदर 36.5 ml के आपके HCl सॉल्यूशन, ये मीनिंग होगा इसका, ठीक है। इट मीन्स in 1000 ml HCl solution we have 365 ml प्योर HCl, ये मतलब हुआ इस 36.5% का, ठीक है। नाउ इसको चेंज करना है वेट में, ये कितना वेट है, राइट। तो अगर अपन इस वॉल्यूम को मल्टीपल कर दें स्पेसिफिक ग्रेविटी से तो फिर इसका वेट मिल जाएगा, है ना। नाउ वेट, देन वेट ऑफ HCl कितना है, दैट इज 365 मल्टीपल 1.18, तो मल्टीपल करने पर कितना आएगा, अब वो आपको आना चाहिए, ठीक है। 365 118, और 365, हाँ 15 520, 3 और या 1 430, ठीक है, 430.7 आएगा। कितना आएगा? 430.7 आएगा। ये तो हो गया इसका वेट। अब वेट आ गया तो फिर अपन उसकी ये कितना नॉर्मल अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया? N इजिकल टू, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन मोलर मास मल्टीपल एन फैक्टर मल्टीपल 1000 अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसकी अब कितना नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। वेट कितना है? 430.7, एन फैक्टर इसका 1 ही होता है, H प्लस Cl माइनस 1 देता है H प्लस 1, और वॉल्यूम इसका कितना है? 1 लीटर है ना। तो नीचे हो गया 1000 ml, एक ही बात है। और मोलर मास कितना होता है इसका? 36.5, ठीक है। तो इसको अगर अपन ऑल ओवर सॉल्व करते हैं तो आता है 11.8। कितना आता है? 11.8। तो इट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ये क्या है? स्टॉक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है, ठीक है। ये होती है N1, क्या होती है? नॉर्मलिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। इसका कितना वॉल्यूम लोगे आप, वो फाइंड करना V1, ठीक है। तो कितना होता है इसका? कितना हो गया? 11.8 V1 फाइंड करना है। और N2 क्या होता है कि आपको कितना नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार करना है, तो वो है आपका 0.1। तो 0.1 मल्टीपल वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम आपको 250 ml तैयार करना है, बस। अब सिर्फ सॉल्व करना है। V1 क्या हो गया? 0.1 मल्टीपल 250 अपॉन 11.8, बस हो गया। कट कर दो, 118 250 में डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? अब ये काम आपका है, 1 टाइम 2 टाइम जाएगा समथिंग, ठीक है। टू टाइम पॉइंट, फिर नीचे आया 4, फिर इधर 1, नीचे 140 आ गया। 1 टाइम देखिए समथिंग 2 ml, कितना लोगे? समथिंग 2 ml लोगे आप, 2.1 ml, राइट। अगर आपको 0.1 HCl तैयार करना तो आपको 2.1 ml HCl इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको आप वाटर में डालोगे, हल्का सा डिजोल्व करोगे, फिर आपको 250 ml तक पानी भरना है, ठीक है। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया।
इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसको रफ कर रहा हूँ। अब फिर अपन एक नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक उस पर आते हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी और इस सॉल्यूशन वाले टर्म्स का भी, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे याद आ गई, किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा सेम रहता है। कोई भी अगर रिएक्शन है तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट वेट सेम रहता है, ये नोट कर लो। ये अपन आगे और ये पॉइंट अपना काम आएगा जब अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सबका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, इक्वल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, अभी कुछ काम नहीं आने वाली, अपन वापस करेंगे जब अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर करेंगे तब, क्लियर। तो फॉर्मुलेटी क्या होती है? इट इज व्हाट, फॉर्मूला मास, इसको अपन एफ से लिखते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे वहां पर था आपके ग्राम इक्विवेलेंट मास, यहां पर क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास है ना। ये भी सेम ही आएगा मोलैरिटी या फिर नॉर्मलिटी के, लेकिन कंडीशन क्या है, जिनके जो एन फैक्टर क्या कहते हैं, जो मोनोवेलेंट होते हैं, यानी कि जो इसके एन फैक्टर सेम होता है। अगर अपन नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी की बात करते हैं, दो इक्वल कब होगी, जब एन फैक्टर 1 होता है तब, है ना, HCl है NaCl इनका, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मेलिटी सेम ही आएगी, राइट। बट एसिटिक एसिड केस के अंदर डिफरेंट आएगी, देखते हैं इसको। तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीपल वॉल्यूम, अगर mm में तो ऊपर 1000। तो यहां पर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला मास क्या होता है। ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है ना। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, ये मोलर मास जैसे ही है, लेकिन जो कंपाउंड जो केमिकल है डाइमर फॉर्म में रहते हैं, लाइक दैट एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो उनके लिए फॉर्मूला मास अलग होगा, बाकी सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीपल वॉल्यूम, अगर mm में है तो ऊपर 1000, ये बन गया फॉर्मूला इसका, क्लियर। तो इनको डेफिनेशन इसकी, ग्राम फॉर्मूला mass of solute present in fixed volume of solution। बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, तो आंसर है इट इज डिपेंडेंट, बिकॉज वॉल्यूम टर्म आ रखा है इसलिए, ठीक है। तो बहुत कॉमन चीज है। अब इसमें ये किसके लिए डिफरेंट आएगा, एसिटिक एसिड, नोट कर दो। इट विल द वैल्यू ऑफ फॉर्मेलिटी will be different for chemical like CH3COH या फिर C6H5COH benzoic acid etc. because these compound make dimer in solution, ठीक है। तो ये डाइमर फॉर्म में रहता है, राइट। अब ये कैसे रहता है मैंने पहले भी लिखा रखा आपको कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और आएगा इधर
CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से डाइपोल फॉर्म में रहता है, 2 मॉलिक्यूल साथ साथ में। तो इस केस में जो फॉर्मूला मास में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये सारे बातें आप फटाफट करो, क्वेश्चन करो इसके ऊपर, सब कुछ सेम ही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट किसका है, फॉर्मूला मास का है, जो कि सिर्फ इनका डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।